Hello everyone, a very warm welcome on Loputra YouTube channel. And Jayant guys, my name is Krishna Saurath and I will going to explain about property rights for newborn child. So let us begin with the topic. So there have been many conflicts and cases regarding property rights of an unborn child. If a will mentioned the transfer of property to such child while the owner the passed away before the birth of such child. ठीक है जी. Here here it is a brief property rights of unborn child in the eyes of law. So I will going to explain one by one points. Okay, so let us begin with the first point. So right of an unborn child under Transfer of Property Act 1882. So the section 5 of Transfer of Property Act says that a property can only be transferred to living person only. Here living person clearly means लिविंग पर्सन कोई भी हो सकता है, जो लाइक एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है. लिविंग पर्सन का मतलब है कि एक जिंदा आदमी, इस धरती पर एक जिंदा आदमी. ठीक है, तो वो लिविंग पर्सन एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, या कोई कॉरपोरेशन हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकती है. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. ठीक है, सेक्शन 13, 14 एंड 15, sorry 18, section 13, 14 and 18 of the act deals with the law to transfer property for the benefit of the unborn child. It says to transfer property to an unborn child, prior interest has to be created. This means a trust has to be appointed for the benefit of yet to born child. This interest must contain the whole of the remaining interest in the property who desire to transfer the property, otherwise the transfer will not take effectively. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी ओनर के द्वारा उस अनबॉर्न चाइल्ड को, सबसे पहले वो चाइल्ड के बेनिफिट या फेवर में होनी चाहिए. सेकंड थिंग, उसका एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए. लेकिन आप जब उसके लिए लेकिन आप जब आप लेकिन डायरेक्टली ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक ट्रस्ट का अपॉइंट होना बहुत ज़रूरी है. वो मैं आपको आगे बताऊंगा. उसके बाद आपको मतलब उस ओनर की विश होनी चाहिए, वो जिसको ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी, उसकी विश होनी चाहिए. ठीक है जी. तो अब चलते हैं सेक्शन 13 की तरफ. ठीक है, वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन not in existence at the date of the transfer, subject to the prior interest created by some transfer. The interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extend to the whole of remaining interest of the transfer of property. ठीक है, जो मैंने आपको इसके पहले पार्ट में बोला था, इसमें वही लिखा है कि मतलब एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए. फिर मतलब सबसे मेन चीज़ एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो विल बनाई है उसमें आपने कोई एक क्लॉज जोड़ दिया कि जब तक उस माइनर की एक सर्टेन एज नहीं हो जाती तब तक ये प्रॉपर्टी मेरे भाई के पास रहेगी. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो फिर उस केस में तो वो प्रॉपर्टी उस माइनर को ही नहीं जाएगी. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होना चाहिए. ठीक है, तो आपको अगर सेक्शन 13 तक समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट पे चलते हैं. हाँ, लेकिन उससे पहले एक बार नोट कर लीजिएगा, इट इज़ टू बी नोटेड दैट ए चाइल्ड इन मदर्स वॉम इज़ कंसिडर्ड टू बी इन एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ. ठीक है, जो बच्चा लिव जिंदा है, माँ के पेट में आ चुका है,
ठीक है वो, और वो तो वो यही कंसिडर किया जाएगा कि वो एग्जिस्टेंस है, यानी कि वो एक लिविंग पर्सन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आई ऑफ लॉ। ठीक है, ये चीज आपके जूरिस्प्रूडेंस में भी लिखी हुई है। ठीक है, तो जो मैंने आपको अर्लियर ट्रस्ट के बारे में बताया था कि ट्रस्ट ऐसे अपॉइंट होना चाहिए और ट्रस्ट का अपॉइंट होना ज़रूरी है, तो वो मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कि ट्रस्ट क्या है, अगर ट्रस्ट नहीं होता है अपॉइंट तो उस केस में क्या करना चाहिए। ठीक है, सो द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड टू ए अनबोर्न चाइल्ड बट थ्रू ट्रस्ट, not directly. If a trust is not formed, the property must be transferred in the favor of living person and not then to minor। ठीक है, तो इस केस में क्लियरली बोलता है कि ट्रांसफर एक तो डायरेक्टली होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको ट्रस्ट का अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट के द्वारा ही मतलब अनबोर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी जाएगी। लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं होता है तो उस केस में आप मतलब किसी लीगल पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने आपको अर्लियर बताया था कि लीगल पर्सन क्या होता है। लीगल पर्सन एक लिविंग लिविंग ह्यूमन बीइंग होता है, जो मतलब वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो प्रॉपर्टी माइनर को ट्रांसफ़र की जा सकती है। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। द अनबोर्न चाइल्ड मस्ट कम टू एन एग्जिस्टेंस बिफोर द डेथ ऑफ द लास्ट लाइफ estate holder। with the existence it means to be in mother's womb and not the actual birth। ठीक है, अगर जो अनबोर्न चाइल्ड है वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है लेकिन बिफोर द डेथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ ओनर, अगर उससे उससे प्रायर अगर वो मतलब एग्जिस्टेंस में आ चुका है तो उस केस में क्या क्या माना जाएगा कि मतलब जो मदर्स वॉम है कि उसने एक्चुअल बर्थ ले लिया है। ठीक है, तो वो यही माना जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो अब चलते हैं राइट ऑफ ए अनबोर्न चाइल्ड अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, सेक्शन 20 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट डील्स विद द राइट ऑफ अनबोर्न चाइल्ड अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ अनबोर्न चाइल्ड are governed by the fact that if the child who was in the womb that time the death of person who wish to transfer the property and who is subsequent born alive shall have the same right to inherit he or she had born before the death of property owner and the inheritance shall be deemed to vest in such case with effect from the date of the death of इंस्टी स्टेट। ठीक है, इंटी स्टेट। तो ये आपको क्लियरली कहता है कि मतलब जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो अपने माँ के वॉम में आ चुका है लेकिन वो जो ओनर है उसकी मौत हो जाती है, तो ये सिंपल यही माना जाएगा कि मतलब वो जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसने बर्थ प्लेस कर लिया है अपने ओनर के आंखों के सामने। ठीक है, और वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है तो उसकी तो वो भी उतना ही इनहेरिट कैरी करता है प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, और ये चीज़ इफेक्ट में उस टाइम पे ही आ जाएगी जिस वक्त मतलब उस इंटी स्टेट की मौत हो जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 20 एन अनबॉर्न चाइल्ड who has come into existence will inherit only if, so there are two conditions, namely the child was conceived at the very at the at the time of death of the property owner and the child is born alive। तो सबसे पहले वो चाइल्ड एग्जिस्टेंस में आना चाहिए उस टाइम पे जब वो ओनर की मौत हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद
चाइल्ड का जिंदा होना बहुत जरूरी है, यानी कि बर्थ के टाइम पे उसका जिंदा होना चाहिए, यानी कि उस मदर को मिसकैरेज नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार हम इस डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। द चाइल्ड विल इनहेरिट इन सेम मैनर एज इफ ही और शी were born before the death of a property owner if the above conditions are met. Any child, male or female, who is in mother's womb at the time of death of property owner is considered to come into existence into the eye of law. ये वही बात करे जो मैंने आपको सेक्शन 20 हिंदू सक्सेशन एक्ट के वक्त समझाई थी कि मतलब वो जो चाइल्ड है, वो जो अनबॉर्न चाइल्ड है, वो प्रॉपर्टी के लिए उसी तरह से इनहेरिट करता है जैसे मतलब वो जैसे चाइल्ड ने बर्थ प्लेस कर लिया है अपने ओनर के टाइम पे ही, तो वो राइट भी वैसे ही इनहेरिट करेगा, ठीक है, अंडर द आई ऑफ लॉ। अब नेक्स्ट चलते लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड अंडर मुस्लिम लॉ। अब ये बेटा मुस्लिम लॉ में क्या कहता है। देयर आर नो राइट्स टू बी बोर्न चाइल्ड अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड ए गिफ्ट टू एन अनबॉर्न चाइल्ड इज वॉइड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वक़्फ़। ओके जी, तो ये कहता है कि मतलब अनबॉर्न चाइल्ड के लिए कोई भी राइट्स नहीं है एज सच इन दी मुस्लिम पर्सन लॉ में। मुस्लिम पर्सन लॉ में ऐसा कुछ भी प्रोविजन ही नहीं लिखा है, ठीक है। आल्सो गिफ्ट के लिए भी अनबॉर्न चाइल्ड के पास कुछ भी ऐसा वो नहीं लिखा है, एक्सेप्ट अगर कुछ ऐसा होगा तो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वक़्फ़, वक़्फ़ में इसके कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं, ठीक है। सो मैं आज अपना टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। एंड आपको अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने अदर लॉ स्टूडेंट्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद गाइस।